दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर पर। दोस्तों ये निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो बनाया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा। लेकिन अभी नहीं, बाद में अगर इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो से कुछ लेकर जाइए, ठीक है, उसको बाद में देख लीजिएगा। या फिर इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको एक सेपरेटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा इसी चैनल पर। आप हर वीडियोज को क्रमबद्ध तरीका से देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों विभाजन सूत्र के ऊपर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। इस वीडियो के पहले मैंने बात किया था डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, यानी कि दूरी सूत्र के ऊपर, प्रूफ भी किए थे, साथ में कुछ क्वेश्चन था उसको सॉल्व भी किया था, है नहीं। तो आज के इस वीडियो में यही काम करेंगे, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको प्रूफ भी करेंगे और साथ में उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो क्वेश्चन को भी जो है सो थोड़ा सा यहां पर सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है टॉपिक? विभाजन सूत्र। ओके, यहां पर सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक कंडीशन आता है। सबसे पहला कंडीशन यहां पर आएगा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, विभाजन यहां पर दो प्रकार के होंगे, जिसमें पहला है अंतः विभाजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल डिवीजन। पहले हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ओके, ये क्या है दोस्तों? सबसे पहले देखिए, अगर निर्देशांक ज्यामिति का बात हो रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात हो रहा है, और वो भी 2D का यानी 2 डायमेंशन का, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष पहले यहां पर बनाते हैं, उसके बाद चीजों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया वाई अक्ष। हम आपको जो है पहला वीडियो में पूरा कंसेप्ट बता चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों एक्स अक्ष। इसका अगर नामकरण करना हो तो ये हो गया एक्स, एक्स डाइस, ये हो गया वाई, वाई डाइस। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए, अब ये दोनों जो लाइनें हैं दोस्तों, ये परपेंडिकुलरली होते हैं, लंबवत होते हैं। मतलब कि यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यानी 90 90 180, फिर 90 270 हुआ, फिर 90 360। आपको पता है कि एक राउंड में जो है पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये सब चीजें हम जो है उस वीडियो में बताए थे। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाई बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे इधर पॉजिटिव, ये बीच में हो गया ओरिजिन। क्या हुआ? ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ओके, इधर रहता है क्या चीज? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करते करते प्लस इन्फिनिट तक चला जाता है। इधर भी रहता है -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर माइनस इन्फिनिट तक चला जाएगा, ठीक है। मतलब मूल बिंदु से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो प्लस और इधर माइनस। और फिर अगर हम वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो इधर भी आपको प्लस मिलेगा, यानी 1 2 3 4 5, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से मिलते रहेगा। तो ये सब चीजें थी। चलिए, अब यहां पर दोस्तों देखिए, मान के चलिए कि एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है, सपोज कीजिए वो है ए। क्या है? ए। और इस ए का निर्देशांक है x1 y1। ओके, ये बिंदु है ए, ठीक है। ये मतलब इसका जो इस बिंदु का नाम है ए और इसका निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट है x1 y1। अच्छा, अगर हम बोलते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, इसका मतलब क्या होता है? हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। देखिए, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं सारा चीज समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। उस वीडियो को, पहला वीडियो को बाद में देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस बिंदु का मतलब ये हुआ कि भैया यहां पर देखिए निर्देशांक सबसे पहले लिखा गया है x1, x1 के जगह पर 2 3 4 या 3.5 या 4.25 या 4.5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये जो पहला यहां पर x1 है ना, वो दिखा रहा है कि भाई इस x अक्ष पर कितना दूरी पर ये बिंदु मौजूद है। x अक्ष पर अगर हम इधर जाएं तो भाई कितना दूरी पर ये बिंदु जो है मौजूद है, वही बताता है क्या चीज? ये पहला वाला x1। और y1 क्या बता रहा है कि y अक्ष में ये बिंदु जो है कितना दूरी पर मौजूद है, y1 है। ओके, तो ये सब चीजें हैं, एकदम छोटा छोटा चीजें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर x अक्ष, ये जो x1 है, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई y अक्ष से ये बिंदु कितना दूर है। ये है y अक्ष, वाई अक्ष से जितना दूर हम लोग जाएंगे तो भाई हम लोग जो मेजरमेंट लेंगे एक्स अक्ष के आधार पर ही लेंगे, इसीलिए यहां पर x1 लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि वाई अक्ष से ये बिंदु जो है कितना दूरी पर है? x1 पर है। और अगर कहा जाए एक्स अक्ष से कितना दूरी पर ये बिंदु है तो y1 दूरी पर है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना, एकदम बहुत सिंपल है।
और मान के चलिए दोस्तों इधर एक पॉइंट है B, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और हम ये कर देते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पर B और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x2 y2 है। ओके, इतना कोई दिक्कत? मतलब कि यहाँ पर x2 का मतलब हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है, और y2 का मतलब हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ कितना है। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर एक पॉइंट मौजूद है P, सपोज कीजिए एक यहाँ पर पॉइंट बीच में जो है, कहीं पर बीच में, बीचों बीच हम नहीं बोल रहे, बीचों बीच भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ये AB रेखाखंड के कहीं बीच में स्थित है और उसका निर्देशांक है x y। तो दोस्तों विभाजन सूत्र में हम लोग जहां पर अंतःविभाजन का नाम कैसे रखा गया, क्योंकि भाई ये जो AB रेखाखंड है उसके अंदर में ये पॉइंट P मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर सवाल कुछ इस प्रकार रहता है, जैसे कि मान के चलिए A का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, B का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, और भाई AB रेखाखंड को P किस अनुपात में विभाजित करता है ये भी दिया रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया इस P बिंदु का निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए। तो बस यही चीज है। तो फॉर्मूला को चलिए हम लोग पहले जानते हैं, लेकिन यहां पर जो डेटा वहां पर लिखे हैं वो मान लेते हैं, और ये भी यहां पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये जो P बिंदु है AB को M1 M2 अनुपात में जो है विभाजित करता है। क्लियर? AB क्या है? रेखाखंड है। अरे भाई रेखा और रेखाखंड का मतलब समझ आपको आता है। जैसे देखिए ये वाला हो गया रेखा, मतलब देखिए तीर का निशान है, मतलब ये बहुत दूर तक हम खींच सकते हैं, वो ये बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी रेखा को हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर उठा कर लेते हैं A, और यहाँ पर एक बिंदु ले लिए हम B, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया, ठीक है। और इसी तरह से मान के चलिए एक रेखा है, ये रेखा है, और एक ही बिंदु यहां पर लिए, मान के चलिए A, तो ये वाला किरण कहलाता है, रे कहलाता है, क्योंकि एक तरफ खुला हुआ इधर जा सकता है ना। तो इसको हम लोग रे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं, सेगमेंट ऑफ लाइन कहते हैं, ठीक है, चाहे या फिर लाइन सेगमेंट जो भी कहिए। चलिए, तो ये सब चीजें हैं। यहां पर दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे माना AB एक रेखाखंड है, रेखाखंड है जिस पर एक बिंदु P यानी कि XY मौजूद है, जहां मौजूद है, या फिर यहां पर लिख देते हैं मौजूद है, जो AB रेखाखंड को M1 to M2 के अनुपात में विभाजित करता है, जहां A का निर्देशांक x1 y1 तथा B का निर्देशांक x2 y2 है। तो अगर दोस्तों बोला जाए x का मान निकले तो x बराबर हो जाता है M1 x2 प्लस में होता है M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2, और यहाँ पर y का मान अगर निकालना हो तो होता है M1 y2 प्लस में M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यही है दोस्तों सेक्शन फार्मूला, यानी कि क्या चीज? विभाजन सूत्र। ओके, यहां पर क्या लिखा गया कि माना AB एक रेखाखंड है, यहां पर क्या AB एक रेखाखंड है जिस पर एक बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या चाहिए? XY मौजूद है, ठीक है, एक बिंदु P मौजूद है जो AB रेखाखंड को M1 to M2 के अनुपात में विभाजित करता है, जहां A का निर्देशांक क्या चीज है? x1 y1 है, और B का निर्देशांक x2 y2 है। तो क्या होगा भैया? तो x बराबर यानी कि
P बिंदु का निर्देशांक यानी कि x बराबर हो जाता है m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इस y का वैल्यू होता है y बराबर हो जाता है m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये चीज तो हम आपको डायरेक्ट लिखा दिए, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं ताकि आपको मजा आवे, है कि नहीं। मजा तभी आएगा जब इसके अंदर जाकर के हम पता करेंगे कि आखिरकार ये फॉर्मूला टपका तो टपका कैसे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब उसको हम लोग जानते हैं एकदम तुरंत जल्दबाजी में। सबसे पहले यहां पर हम एक y अक्ष खींचते हैं। ये है y अक्ष यानी कि y एक्सिस, और ये है दोस्तों x एक्सिस। अगर इसका नामकरण करने की बात हो तो यहां पर लिखेंगे x डाइस, ये है y डैश, और ये है मूल बिंदु जिसको हम O से डिनोट कर देंगे। अब दोस्तों मान के चलिए कि इस क्वाड्रेंट में, देखिए हम यहां से इस क्वाड्रेंट को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को आप किसी भी क्वाड्रेंट में कर सकते हैं, बात सेम होगी। मान लेते हैं दोस्तों यहां पर एक बिंदु है A। कौन सा बिंदु है? A। चलिए इसको हम ग्रीन से लिखते हैं। पॉइंट A है और एक यहां पर है पॉइंट B। अगर पॉइंट A की निर्देशांक की बात की जाए तो वो है x1 y1, और इस B का है x2 y2। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? और दोस्तों इसी के बीच में कहीं पर जो है एक बिंदु मौजूद है P, जिसका निर्देशांक है x और y, ठीक है, जो इसके AB रेखाखंड के अंदर में, मतलब कि ये जो बिंदु P है AB रेखाखंड को कहीं पर बीच में मौजूद होकर के क्या करता है? विभाजित करता है, और उसका अनुपात है दोस्तों, हम मान लेते हैं m1 और m2, मतलब कि m1 is to m2 अनुपात में ये बिंदु P AB रेखाखंड को विभाजित करता है। ओके, चलिए अब यहां पर क्या करेंगे? बिंदु A से हम लंब डालेंगे x अक्ष पर, ऐसे करके आराम से ये डाल दिए। फिर यहां बिंदु P से क्या करेंगे? x अक्ष पर यहां पर लंब डालेंगे। फिर क्या करेंगे? यहां बिंदु B से जो है यहां से भी लंब डालेंगे, कहां पर? x अक्ष पर। अब यहां पर जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ दोस्तों, और यहां पर इसको मान लेते हैं Q, और इसको मान लेते हैं R, और इसको मान लेते हैं S। ओके, इतना मान लिए। अब देखिए यहां पर बात क्या उठ करके आती है। यहां पर दोस्तों अब ये वाला चीज जो है, ये बिंदु A से क्या करेंगे? ये वाला जो आप रेखा देख रहे हैं, ये जो रेखाखंड देख रहे हैं, इस पर लंब डाल देंगे ऐसे करके, ये ऐसे करके। और इसको दोस्तों यहां पर जो बिंदु आपको मिलेगा इसको मान लीजिए M, और यहां से भी क्या कीजिए? ऐसे करके इस पर लंब डाल दीजिए, और यहां पर दोस्तों इसको मान लीजिए N। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गई, ठीक है। बस केवल मान रहे हैं, कर रहे हैं यहां पर चीजों को। अब यहां पर देखने की बात यह है, यहां क्या है भाई? त्रिभुज APM जो है दोस्तों वो समरूप है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PNB के, या फिर जैसे भी आपको PBN लिख दीजिए, त्रिभुज PBN। मतलब दोस्तों ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है ना एकदम समरूप है, देखने में एक जैसा है। समरूपता का नियम वगैरह आप पढ़े होंगे, मुझे उम्मीद है क्लास 9th में। ओके, जहां तक मुझे उम्मीद है। और रह गई बात कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, समरूप कैसे हैं, और समरूप का मतलब क्या होता है? देखिए दो चीजें होती है, एक होता है समरूप और एक होता है सर्वांगसम। समरूप का मतलब होता है समरूप, यानी एक जैसा दिखने वाला। तो जैसे कि मान के चलिए यहां पर एक बड़ा वृत्त ले रहे हैं और एक छोटा वृत्त ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों वृत्त जो है देखने में समान है, मतलब कि ये समरूप कहलाएंगे। यहां पर को आयत ले लेते हैं ऐसे करके, और एक इतना छोटा आयत है, इसी के ये जो संगत भुजा है उसी के प्रोपोर्शन में जो है कम ज्यादा है। तो यहां पर ये दोनों जो है क्या है? समरूप है। अब दोस्तों सर्वांगसम का मतलब क्या चीज होता है? सर्वांगसम का मतलब होता है कि भाई सर्व अंग सम, यानी सभी अंग समान होना चाहिए। मतलब कि मान के चलिए कि कोई भी त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब इनकी भुजाएं, इनके एंगल, सारा चीज समान हो। सभी अंग जितनी भी चीजें होती होंगी सब जब समान रहेंगे तब जाकर के ये क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। और सर्वांगसम का ये साइन है।
बराबर लिख करके ऊपर में समरूप, यानी देखने में एक जैसा भी और बराबर भी है सारा चीज, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम। क्लियर। और यहां पर दोस्तों ये वाला साइन केवल समरूप का है, समरूप मतलब एक जैसा दिखने वाला, लेकिन हर चीजें बराबर हुई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बिंदु P जो है यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर कहीं पर भी बीच में मौजूद हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये चीजें समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हाँ अब कैसे समरूप है इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे भैया। देखिए यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जब इस पर हम लंब डालें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां पर भी दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं। साथ में दोस्तों ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि भाई मान के चलिए ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल है, क्योंकि इस पर लंब है और ये वाला भी एक्स एक्सिस पर लंब है, तो यानी कि दोनों पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो ये वाला प्रतिच्छेदक रेखा कहलाएगा, छेदक रेखा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये वाला और ये वाला एंगल जो है दोस्तों बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। जब एंगल वगैरह बराबर हो जाए दो त्रिभुज में, तो फिर वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया। अब दोस्तों समरूपता का एक नियम है, क्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखिए इस ट्रायंगल में क्या है, यहां से लेकर के यहां तक M1 है, फिर यहां से यहां लेकर के दूसरा त्रिभुज में ये M2 है। तो होता क्या है दोस्तों, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं, उनके जो रिलेटेड साइड्स हैं, वो एक ही अनुपात में होते हैं। मतलब कि यहां से लेकर के यहां M1, ये M1 बटा में इस त्रिभुज का M2, ये जो अनुपात है ना दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के संगत भुजाओं के। ठीक है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक AM है, तो यहां हो जाएगा AM डिवाइडेड बाय इस त्रिभुज में ये वाला है PN दोस्तों बराबर हो जाते हैं। ओके, फिर ये बराबर हो जाएगा P से लेकर के M डिवाइडेड बाय B से लेकर के N। मतलब कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजा का मतलब कि जो मतलब संगत हो, ठीक है, रिलेटेड हो, जैसे ये वाला भुजा इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर M1 बटा M2 बराबर हो जाएगा AM बटा में PN, फिर बराबर हो जाएगा PM बटा में BN। तो यही चीज यहां पर लिख दिए हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने की बात यह है, भाई M1 और M2 तो छोड़िए, ठीक है, यहां पर AM लिखिए, AM बराबर, ये जो दोस्तों आप AM देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, वही लेकर के यहां से लेकर के यहां तक QR का डिस्टेंस होगा। सिंपल सी फंडा है। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला और ये वाला जो रेखाखंड आप देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो AM बराबर में QR हो जाएगा। अब दोस्तों जो QR आप जो बोल रहे हैं, इसको आप OR माइनस में OQ नहीं लिख सकते हैं। क्या चीज? OR माइनस में OQ। आप कहिएगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई OR में से अगर घटा देते हैं OQ को तो QR के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर लिखे हैं बराबर में दोस्तों। अब यहां पर आपको ध्यान देने की बात है, नहीं दीजिएगा तो फंस जाइएगा। यहां O से लेकर के R तक का डिस्टेंस कितना बताइए? तो O से लेकर के R तक का डिस्टेंस कितना है? तो आप देख सकते हैं कि भाई R के ऊपर में आप जा रहे हैं तो P का निर्देशांक हम माने हैं X और Y। मतलब यहां पर ये जो x लिखा गया है, एक्चुअली इस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस था, तभी ना p का निर्देशांक यहां पर x लिखा गया है। मतलब कि OR का जो डिस्टेंस है दोस्तों, OR का वो क्या चीज है? x है, और यहां पर माइनस है तो माइनस लिखें OQ। अब बताइए O से लेकर के Q तक का डिस्टेंस कितना है? O से Q तक देखिए यहां पर बिंदु A में निर्देशांक क्या चीज है? x1 और y1। तो ये जो x1 है ना, x1 एक्चुअली वो OQ का डिस्टेंस है, इसीलिए ना वहां पर निर्देशांक लिखा गया है। तो यहां पर दोस्तों क्या चीज हो जाएगा? x1 हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई? चलिए ठीक है। अब यहां पर दोस्तों एक्चुअली कॉल आ रहा है, इसको साइलेंट पे हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब दोस्तों इतना तो हो गया। अब AM का वैल्यू निकालिए। अब आते हैं PN के ऊपर। PN बराबर, देखिए यहां पर PN किधर गया? PN यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, वही R से लेकर के S तक का डिस्टेंस है, यानी कि यहां पर हो जाएगा RS बराबर में। अब ये दोस्तों RS जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं OS माइनस में OR। क्या लिख सकते हैं? OS माइनस में OR। मतलब O से लेकर के S तक का जो भी डिस्टेंस होगा, उसमें से O से लेकर के R तक का डिस्टेंस घटा दें तो RS का डिस्टेंस निकल जाएगा।
तो ओ एस का डिस्टेंस हम क्या मानेंगे, ओ से लेकर के एच तक का डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर बिंदु बी का एक्स अक्ष वाला कितना लिखा गया, मान x2 लिखा गया है, मतलब ओ एस का यहाँ पर वैल्यू x2 हो जाएगा। माइनस में क्या होगा दोस्तों, ओ आर, ओ से लेकर के आर तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर पी का निर्देशांक में क्या लिखा गया x, तो यहाँ पर x हो गया। ओके, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर अगर बात किया जाए पी एम बराबर पी एम, देखिए यहाँ P से लेकर के M, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। दोस्तों ये वाला डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से अगर इसको ऐसे मिला दें और फिर इसको अगर आप ऐसे मिला दें, तो यहाँ पर ये जो O से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा एक्चुअली वही यहाँ एक निर्देशांक में लिखा गया होगा y1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1 है। और दोस्तों R के ऊपर में देखिए यहाँ पर क्या चीज है, x और y है, मतलब कि यहाँ पर ये बिंदु होगा y, O से लेकर के इस बिंदु तक का डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। इसीलिए यहाँ पर P का निर्देशांक x वाला x लिखा गया है और y वाला y लिखा गया है, ठीक है। और मान के चलिए इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ वाला, तो यहाँ पर B का निर्देशांक देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला x2 लिखा गया है और y2 कहाँ से आया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वही y2 लिखा जाता है एक्चुअली। ये निर्देशांक जो पहले वीडियो बनाए, फर्स्ट वीडियो, उसमें सारा चीज समझाए हुए हैं आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा वो वीडियो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर Pm बराबर डायरेक्टली हम लिख देते हैं, P से लेकर के M तक का जो डिस्टेंस है ना, क्या करेंगे यहाँ, मतलब कि यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ y1 है, तो y में से क्या करेंगे, y1 को घटा देंगे। और दोस्तों तथा हो जाएगा Bn बराबर Bn। अब देखिए यहाँ पर कहाँ गया Bn भैया, Bn ये वाला है। अब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि b का हम y वाला जो वैल्यू है वो लिखे y2, मतलब यहां से लेकर के यहां तक y2 है, हमको चाहिए bn यानी ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो y2 में से क्या करेंगे, y को घटा देंगे, y2 में से क्या करेंगे, y को घटा देंगे। तो इस तरह से चीजें हम यहां पर नेट आउट कर दिए। अब आपका हो गया काम खत्म। अब दोस्तों यहां पर देखिए, चूंकि हम समरूपता से ये वाला प्रॉपर्टी लिखे थे, तो क्या करेंगे, चूंकि m1 डिवाइडेड बाय m2 बराबर में होता है am डिवाइडेड बाय pn, तो यहाँ पर भाई m1 और m2 ये तो रेशियो यानी कि अनुपात है ही, am का वैल्यू कितना है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय pn का वैल्यू कितना है x2 माइनस x। अब दोस्तों इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो m1 को गुना x2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, m1 x2, ठीक है। m1 को गुना माइनस x से कीजिएगा तो m1 x हो जाएगा, बराबर में इस m2 को गुना x से कीजिए तो m2 x हो जाएगा, और m2 को गुना माइनस x1 से कीजिए तो माइनस m2 x1 हो जाएगा। इतना चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या कीजिए, x वाला जो टर्म है, ये जो आप x वाला टर्म देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसको आप एक तरफ कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको चलिए उधर ले जाते हैं, ये सबको उधर इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा m1 x2, ठीक है। इधर माइनस में है ये वाला, इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी m2 x1, ओके, बराबर में क्या चीज हो जाएगा, m2 x। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर है m1 x, तो उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा m1 x। ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है, तो दोनों में x कॉमन चला जाएगा। तो दोस्तों अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, कुल मिलाकर के m1 प्लस में m2 बचेगा, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर m1 है और m2 है, तो x कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2n बचेगा, बराबर में इधर क्या चाहिए, m1 x2 प्लस में m2 x1, वही लिख देते हैं यहाँ पर, m1 x2 प्लस में m2 x1 है। तो यहाँ पर दोस्तों x बराबर में क्या चाहिए, x बराबर में हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय ये वाला m1 प्लस m2 जो है x के साथ गुना में है, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी m1 प्लस में m2। तो दोस्तों यही है एक्चुअली विभाजन सूत्र, अंतः विभाजन का फॉर्मूला। इस x का, ये जो p का जो निर्देशांक है x और y, वही x का वैल्यू जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये x का वैल्यू तो निकल गया, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे इसी प्रकार क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखे थे m1 बटा m2 इजिक्वल टू am बटा pn, यानी ये वाला वैल्यू लिए थे। अब में क्या करेंगे, m1 बटा m2 बराबर में pm बटा bn ले लीजिए, ओके। तो अब pm का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, bn का वैल्यू इतना है, रख दीजिए, इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट कीजिएगा तो y बराबर जो है आपको मिल जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही है दोस्तों विभाजन सूत्र, वो भी अंतः विभाजन वाला सूत्र। यानी ये जो P बिंदु है ना, वो AB के कहीं अंदर में मौजूद है, ठीक है, बाहर में मौजूद नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों आप इस बिंदु P का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं। कब? जब आपको m1 x2 m2 x1 का वैल्यू पता होगा। मतलब कि A का निर्देशांक अगर आपको पता हो, B का निर्देशांक पता हो, साथ में अगर अनुपात भी पता हो, तो आप इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। बस यही इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये अंतः विभाजन का हो, यानी कि बिंदु P जो है ये कहीं बीच में मौजूद है। एक होता है दोस्तों बाह्य विभाजन, उस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये देते हैं यहां पर दूसरा नंबर, ठीक है, और ये हो गया बाह्य विभाजन, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन इसको प्रूफ हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली केवल फार्मूला लिखा देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं है। हम बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए यहां पर भी क्या करेंगे दोस्तों, एकदम जल्दबाजी में जो है हम यहां पर एक y अक्ष खींच देते हैं और ये है x अक्ष। ठीक है, और दोस्तों यहां पर मान के चलिए कोई बिंदु A मौजूद है जिसका निर्देशांक है x1 y1, और एक बिंदु यहाँ पर B मौजूद है जिसका निर्देशांक है x2 y2। और दोस्तों इसी के आगे एक बिंदु मौजूद है, मान के चलिए P, और इसका निर्देशांक है x और y। और ये जो y है ना, ये जो P जो है ना बिंदु, इसी AB रेखाखंड के अगर इसको हम आगे बढ़ावें तो वहीं पर मौजूद है। ऐसा नहीं कि इधर उधर मौजूद है, ऐसा बात नहीं है। अगर इस रेखाखंड को हम आगे बढ़ावें तो उसी मतलब रेखा में कहीं पर मौजूद है। तो ये जो P बिंदु है बाह्य रूप से AB को विभाजित करता है, किस अनुपात में? AP बटा PB में। यानी कुल मिलाकर के हम यहां पर लिख सकते हैं कि A से लेकर के P तक का मान के चलिए डिस्टेंस है m1, और B से लेकर के P तक का डिस्टेंस है m2। AP अनुपात BP में विभाजित करता है कौन बिंदु? P बिंदु, वो भी बाहर में रह करके, इसीलिए इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? मान के चलिए आपको x1 y1 x2 y2 दिया गया है, m1 और m2 भी दिया गया है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा? तो उसी का फॉर्मूला यहां पर है, x बराबर में होता है दोस्तों m1 x2 माइनस में m2 x1 डिवाइडेड में हो जाता है m1 माइनस में m2, और y बराबर में होता है m1 y2 माइनस में होता है m2 y1 डिवाइडेड बाय हो जाता है m1 माइनस में m2। ये दोनों फार्मूला है, बस ये दोनों फार्मूला का आपको ध्यान में रखना है, हो गया काम। यानी जो अंतः विभाजन का जो फार्मूला यहाँ पर आया है m1 x2 प्लस में, ये जो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ केवल बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस लग जाएगा, बस यही फर्क है। ठीक है, बातें समझ में आई? ये बिंदु कहाँ है? बाहर में, AB के बाहर में मौजूद है, इसलिए बाह्य विभाजन। ये एक्चुअली अंदर में मौजूद था, अंदर में P मौजूद था, इसलिए अंतः विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन। तो ये दोस्तों फार्मूला थे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रूफ किया जाता है और क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसेस। अब यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, इस फार्मूला से रिगार्डिंग हम लोग कुछ सवालों को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ पर बोला गया दोस्तों उस बिंदु का, उस पॉइंट का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं यानी कि पॉइंट इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर दोस्तों दो बिंदु दिए गए हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर एक बिंदु है A और एक इधर है एक बिंदु सपोज कीजिए B। A का निर्देशांक जो है वो है -1 और 7, और B का निर्देशांक है 4 - 3। तो आपको उस बिंदु का निर्देशांक याद करना है जो इस रेखाखंड को जो है 2:3 मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु P मौजूद है x और y निर्देशांक वाला, तो इसी का आपको निर्देशांक याद करना है जो 2:3 यानी यहाँ पर ये 2 ले लीजिए और ये 3 लीजिए, इस अनुपात में विभाजित करता है। किसको? AB को। कौन करता है? ये बिंदु P करता है।
ठीक है, किस अनुपात में करता है, तो 2:3 अनुपात में करता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं माना भैया क्या चीज़, x1 बराबर में -1, y1 बराबर ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है, y1 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर ये है x2 और y2 4 है, और y2 कितना है दोस्तों -3 है, और m1 बराबर में यहाँ कितना है 2 है, ठीक है, और m2 इज इक्वल टू क्या है 3 है, या फिर लिख सकते हैं दिया गया है, ये सब चीज़ें डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या? इसीलिए दोस्तों यहाँ पर निर्देशांक याद करने के लिए कहा जा रहा है, तो x बराबर यानी कि p का निर्देशांक हम क्या माने, x और y माने, तो x बराबर में फार्मूला होता है m1x2 प्लस में m2x1 डिवाइडेड बाय होता है m1 प्लस में m2। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 का वैल्यू कितना है 2 है, x2 का वैल्यू कितना है 4 है, और m2 का वैल्यू कितना है 3 है, और x1 का वैल्यू -1 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 है 2 और m2 है 3, ठीक है। अब आगे बढ़िए, 4 दूनी हो जाएगा 8, 3 को गुना माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा कितना 5, तो ये x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, x बराबर में 8 में से 3 जगह तो बचेगा 5, वैसे बटा यहाँ 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, यानी एक बार में कटा, इसका मतलब x का बराबर में कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर x का निर्देशांक 1 आया, ये पहला हो गया। हमको भाई निर्देशांक याद करना है तो y का भी वैल्यू हमको पता करना होगा ना, तथा y बराबर में क्या चीज होता है m1 y2 प्लस में m2 y1। देखिए जो फार्मूला है उसको लिख देना, क्योंकि आपको भैया ये m1 y2 m2 y1 ये सब वैल्यू पता है, बस रख देंगे निकल जाएगा मान, m1 प्लस m2 ये फार्मूला हम लिखे हैं इंटरनल डिवीजन वाला। चलिए यहाँ पर यहाँ पर सिंपली इंटरनल या अंतः विभाजन ये सब नहीं लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझ जाना है कि भाई यहाँ मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 का अनुपात विभाजित करता है, मिलाने वाला रेखाखंड को करता है। अगर रेखाखंड से बाहर तो वहां बाह्य विभाजन लिखा रहेगा। क्लियर, ये सब आपको समझने की जरूरत है। चलिए अब यहाँ पर y बराबर m1 का वैल्यू कितना है 2 है, y2 का मान कितना है -3 है, फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों m2 का वैल्यू 3 है, और y1 का यहाँ वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 + 3, 2 को गुना -6 हो जाएगा, अब प्लस में 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 21 में से 6 घटाइएगा तब, और यहाँ पर 5, 5 से कम 5, 5 × 15, इसका मतलब x बराबर में कितना आ गया दोस्तों, y बराबर में कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ, आपको लास्ट में लिख देना है अतः उस बिंदु का निर्देशांक x का मान कितना है 1 है और y का 3 है। हो गया आंसर, ठीक है। या फिर आगे और बढ़ा सकते हैं, अतः उस बिंदु का निर्देशांक इतना है जो इस बिंदु को यानी -1 7 और 4 -3 को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, x और y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बाकी बात ये सब का वैल्यू तो दिया हुआ रहता है, रख दीजिएगा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 भाई? सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि भाई टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर जो है एक बिंदु समझिए कि A है और एक इधर बिंदु B है। A का निर्देशांक दिया गया है 4 -1 और B का भी दिया गया है -2 -3। और दोस्तों बोला गया कि बिंदुओं इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यहां पर जोड़ने वाला रेखाखंड ये भी है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये AB रेखाखंड जो है समत्रिभाजित यानी बराबर 3 भागों में कब बंट सकता है? जब इसके बीच में कम से कम 2 बिंदु मौजूद हो, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों 2 बिंदु हम यहां पर ले लेते हैं, एक बिंदु यहां पर है समझिए P और एक बिंदु यहां पर है Q। यही P और Q जो है ना AB रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? इन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे कि यहां तक तो ठीक है सर कि ये x1 x2 का वैल्यू दिया गया है,
मतलब कि नहीं, x1 और y1 का वैल्यू दिया गया है और x2 y2 का वैल्यू दिया गया है, ये m1 m2 में कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ पर बोला गया है ना कि सम त्रिभाजित कर रहे हैं ये दोनों बिंदु। जब सम त्रिभाजित कर रहे हैं मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं तो अनुपात 1:1:1 आएगा। मतलब कि यहाँ से यहाँ अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 ही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 1 ही होगा, ठीक है। तो 1:1:1 में ये बट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है या फिर जो लिखे दिया गया है और बाती आया है, ठीक है। x1 बराबर कितना है भैया 4 है और y1 बराबर कितना है -1 है। अगर x2 का बात करें हम दोस्तों तो -2 है और अगर हम y2 का बात करें दोस्तों तो -3 है। अब यहां देखिए बिंदु P और Q के कंडीशन में जो है m1 m2 का वैल्यू चेंज होगा। वो कैसे देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर दोस्तों लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक के लिए ये क्या हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ भैया, अगर बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, सपोज कीजिए इसका निर्देशांक है एक्स वाई, सपोज कर लिए मान लिए हम एक्स वाई, और इसको Q का निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, इतना मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर P का निर्देशांक निकालना हो दोस्तों तो m1 का जो वैल्यू है ना, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस समझिए 1 है तो यहां 1 हो जाएगा, और m2 का वैल्यू दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक लेना पड़ेगा, यानी यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां 1, यानी 1 1 2, यानी m2 का वैल्यू 2 लेना होगा। तो ये बिंदु P के लिए m1 और m2 का मान हुआ। अगर हम बिंदु Q का बात करेंगे तो m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और m2 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये चेंज होगा। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर में हम लोग जानते हैं कि m1 x2 प्लस में क्या चीज होता है m2 x1 डिवाइडेड बाय क्या होता है m1 प्लस में m2। तो x बराबर में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पर m1 का वैल्यू 1 है, इंटू में x2 का वैल्यू यहाँ पर -2 है, प्लस में m2 का वैल्यू यहाँ पर 2 है और x1 का वैल्यू यहाँ पर 4 है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस में 2। तो x बराबर में 1 गुना -2 का -2 हो जाएगा और प्लस में 2 चौके हो जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ 3 3 कम 3 3 दूना 6। तो ये दोस्तों आ जाएगा x बराबर में 2। x बराबर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। बिंदु P के लिए हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों इसी तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, ये y बराबर इतना आया और y बराबर हम लोग जानते हैं कि m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता है। अब भैया यहाँ पर m1 कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू में y2 कितना है -3, यहाँ -3 लिखेंगे, प्लस में m2 कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, और इंटू में y1 है कितना y1 -1 है तो -1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस 2। हाँ m1 का मान 1 है और ये 2 है तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 ही लिए हैं m1 और m2 का वैल्यू। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ -3 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 को गुना -2 होगा और फिर यहाँ पर देखिए 1 और 2 हो जाएगा 3, तो कुल मिला करके दोस्तों यहाँ पर -5/3 आएगा, यानी y का वैल्यू आ गया इतना। क्लियर। तो दोस्तों ये बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, कितना निकला 2 -5/3। अब यहां पर एक बिंदु और Q है, दोनों बिंदु का निर्देशांक याद करना है, Q है उसका भी निर्देशांक याद करना है तो उसका भी हो जाएगा। अब बिंदु लिखेंगे यहां पर बिंदु Q के निर्देशांक के लिए अब यहां लिख सकते हैं अब ठीक है बेटर रहेगा। अब बिंदु Q के निर्देशांक के लिए m1 कितना हो जाएगा भैया, m1 हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1, ठीक है। तो x बराबर में क्या चीज हो जाएगा m1 x2 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर m2 x1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2। ओके, अब यहाँ पर देखिए m1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है x2 का -2 है और प्लस में m2 का मान तो भाई यहाँ ये वाला लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये वाला m2 वैल्यू 2 ले लीजिएगा, m2 का यहाँ पर 1 है और x1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 + 1। तो
तो यहाँ हो जाएगा -4, 2 दूना 4, और यहाँ 4 एकम 4, फिर यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा। ये घट के यहाँ कुल मिलाकर के 0 आएगा, मतलब 4 में से 4 घटा देंगे 0 बचेगा। तो x बराबर में कुल मिलाकर के दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो q का जो निर्देशांक निकाल रहे हैं उसमें x का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ y वाला भी फार्मूला बैठाना पड़ेगा, y वाला भी फार्मूला बैठाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं y बराबर, अच्छा ये सॉरी बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर इस तरह से कीजिएगा तब। ये दोस्तों एक्चुअली x डैश है, क्योंकि q का निर्देशांक हम माने हैं x डैश y डैश। भैया ये भी x में निकालिएगा, हम तो x y इसको माने ही माने हैं, इसको x डैश और y डैश माने, तो x डैश का ये वैल्यू निकला। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ पर y डैश का वैल्यू निकालेंगे, y डैश तो हो जाएगा m1 y2 प्लस में हो जाएगा m1 न m2 y1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा m1 प्लस में m2। ओके, तो यहाँ हो जाएगा y डैश बराबर m1 का वैल्यू तो भाई 2 है ही, y2 का मान कितना है, y2 का मान -3 और इसका -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 और प्लस में यहाँ ये 1 और इंटू में -1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 + 1 गुना कीजिए -6, फिर यहाँ -1 2 एक 3 हो जाएगा, -6 यहाँ -7/3 हो जाएगा। y डैश का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर इतना आ गया। अब अंत में लिख सकते हैं अतः उन बिंदुओं का निर्देशांक क्या चाहिए, यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और -5/3 2 -5/3 तथा 0 -7/3 -7/3 हैं। बस इतना कर देना है। जो भाई यही दो बिंदु हैं, ये जो दोनों बिंदु P और Q हैं, यही तो AB रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहे हैं ना, इसी का निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था ना, ज्ञात कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बस सिंपल सी फंडा है कि AB रेखाखंड है, यहाँ दो बिंदु मौजूद है और समत्रिभाजित कर रहे हैं। इस जगह पर मान के चलिए कि 4 बराबर भागों में वाला रहता, तो यहाँ पर क्या करते हैं इसी तरह से, जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर रहता A और यहाँ पर सपोज कीजिए B है और 4 बराबर भागों में बटा रहता है। यहाँ समझिए कि P है, यहाँ पर समझिए Q है, यहाँ पर समझिए R है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर क्योंकि बराबर भागों में है। ठीक है, तो जब बिंदु P का निर्देशांक निकालते तो यहाँ पर M1 का मान 1 और M2 का मान 3 हो जाता। अगर Q का निकालेंगे तो M1 का मान 2 और M2 का भी मान 2, R का निकालेंगे तो M1 का मान 3 और M2 का मान 1। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। बाकी बात x1 y1 x2 y2 यहाँ पर दिया ही रहेगा। बाकी बस सबका निर्देशांक इसी तरह निकाल सकते हैं। 5 बराबर भागों में रहे, 6 बराबर भागों में रहे, सबका आप निकाल सकते हैं अगर इस क्वेश्चन को आप सही ढंग से समझ गए हैं तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है। सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहां पर दो बिंदु दिया गया है और एक बिंदु मौजूद है बीच में कहीं पर, और वो किस अनुपात में उन बिंदुओं को विभाजित कर रहा है, ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जब देखिए प्रैक्टिस आप कीजिएगा ना तो सारा चीज हो जाएगा। कई लोग जो है ना केवल पढ़ते हैं, कई लोग को जो है क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन भैया समझ में कैसे आएगा, आप पढ़िएगा तब तो समझ में आएगा। जब रिवीजन कीजिएगा 2 बार 4 बार 10 बार, मैंने मैट्रिक में 100 में 100 लाया। क्यों लाया, क्योंकि बार बार रिवीजन किया, बहुत देर तक पढ़ता था। कम से कम एनसीईआरटी को मैंने 10 बार 12 बार 15 बार सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से क्या होता है, पूरा एकदम चीज़ें स्पष्ट होने लगती है। हर बार आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को, हर बार चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं तो फिर नया नया चीज़ें खुल करके आती है और आपका कंसेप्ट पूरा डीप चला जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए तो दोस्तों ये सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर देखिए एक बिंदु समझिए कि यहाँ पर एक बिंदु है A और यहाँ पर एक बिंदु है B। अगर A का निर्देशांक देखा जाए तो -3 और 10 है और B का निर्देशांक देखा जाए तो 6 - 8 है। और इधर ही दोस्तों कहीं पर बिंदु ये वाला मौजूद है P और उसका निर्देशांक -1 और 6 है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो बिंदु है ना -1 6 वो किस अनुपात में AB को विभाजित कर रहा है। वो M1 और M2 का वैल्यू निकालने के लिए कुल मिलाकर के आपको कह रहा है। ठीक है, यहां पर स्पष्ट लिखा गया बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु यानी ये वाला बिंदु
किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इन बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर सबसे पहले लिख दीजिए दिया गया है, क्या दिया गया है, x1 बराबर में -3 और y1 बराबर में 10, x2 बराबर में है यहाँ पर 6, y2 बराबर में है -8। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पर x और y का वैल्यू, जो हम यहाँ पर बिंदु रहता था उसका मान हम लोग क्या x और y मानते थे बेसिकली, तो x का वैल्यू दिया गया है -1 और y का वैल्यू दिया गया है कुल मिलाकर के 6। हमको m1 और m2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि x बराबर में होता है m1 x2 प्लस में क्या चीज होता है m2 x1 डिवाइडेड बाय होता है m1 प्लस में m2, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू यहाँ पर -1 दिया गया, -1 लिखेंगे बराबर में m1 तो हमको निकालना है भैया, x2 का वैल्यू कितना दिया गया 6, तो 6 लिखेंगे, m2 तो भाई हमको निकालना है, x1 का मान कितना दिया गया -3 दिया गया है, ठीक है। और ये m1 और प्लस m2 का मान तो ये सब निकालना ही है, तो ये सब का मान हमको कहाँ से पता रहेगा, निकालना है जब तब, ठीक है। अब इसको दोस्तों इससे गुना कीजिए, तो -1 को गुना m1 से करेंगे तो -m1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर डिवाइड में इसीलिए इधर गुना में जा रहा है, ठीक है, तो -m1 हो जाएगा। फिर -1 को इससे कीजिएगा तो -m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 को गुना 6 करेंगे तो 6m1 होगा, ठीक है। -3 को गुना m2 से करेंगे तो -3m2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये माइनस। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर एक काम आप कीजिए, ठीक है, m1 वाला को एक तरफ m2 वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो माइनस इधर m1 है और ये m1 6m1 इधर है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में 6m1 हो जाएगा, ये है -3m2 और ये जो m2 इधर माइनस में है उधर जाकर के प्लस में क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, m2। ओके, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए -m1 और -6 दोनों माइनस में हैं, तो कुल मिलाकर के -7m1 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए -3m2 है और यहाँ प्लस में m2 है, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ कुल मिलाकर के बचेगा -2m2, ये माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या कीजिए दोस्तों, इस m2 को इधर लाइए, तो m2 चूंकि 2 से गुना में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी m1 बटा m2 हो जाएगा बराबर में 2 बटा में 7, चूंकि m1 के साथ गुना में इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि m1 डिवाइडेड बाय m2 का वैल्यू 2/7 आ रहा है। इसका मतलब m1 का मान जो है, m1 का जो मान है वो 2 है और m2 का जो मान है वो कितना है 7 है। इसका मतलब m1 इज टू m2 ये बराबर में कितना है 2:7 है। क्लियर, मतलब अनुपात अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो वो अनुपात क्या चाहिए है 2:7 है। मतलब यहाँ पर ये जो P बिंदु जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, मतलब यहाँ पर थोड़ा बीचों बीच लग रहा है, लेकिन कहीं ये P बिंदु जो है यहाँ पर मौजूद होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको पहले पता नहीं ना था कि भाई m1 m2 का वैल्यू कितना होगा, इसलिए हम जहाँ सके मान लेंगे, उससे क्या दिक्कत है। m1 m2 का वैल्यू यहाँ पता चल रहा है ना, क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि m1 का मान 2 है तो इधरे कहीं होगा, और चूंकि क्योंकि m2 का मान 7 है, बहुत ज़्यादा है, 7 और यहाँ 2 9 है कुल मिलाकर के। AB को आप 9 बराबर भागों में बांट दीजिए, तो 2 भाग इधर और 7 भाग इधर रहेगा, ठीक है, वहाँ पर वो P पॉइंट मौजूद है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्लियर। तो अनुपात दोस्तों ज्ञात हम कर दिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। यहाँ लिखा गया वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्या अनुपात यहाँ पर भी ज्ञात करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि भाई यहाँ पर देखिए जिसमें बिंदुओं, मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु A है और एक बिंदु यहाँ पर B है। A का निर्देशांक 1 -5 है और B का निर्देशांक -4 और 5 है, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से, मतलब समझिए अगर x अक्ष मान के चलिए इस पॉइंट पर P पॉइंट पर विभाजित हो रहा है, तो इसका निर्देशांक x अक्ष से अगर विभाजित हो रहा है ना, तो x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान 0 होगा, क्योंकि आपको बताएं हम कि मान के चलिए ये वाला रेखाखंड ये भी मान के चलिए इस तरह से है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, और यहाँ पर जो है इस x से विभाजित हो रहा है, यही वाला P है। तो भैया यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कोई डिस्टेंस जरूर होगा, लेकिन y का मान जो है x अक्ष पर हमेशा 0 होता है, क्योंकि y इधर और इधर घटता बढ़ता है, तो ये x अक्ष पर 0 होगा, तो वही x P की जगह पर x और 0 लिखे है।
अब दोस्तों यहाँ पर अनुपात पूछा है, मतलब कि ये m1 और ये m2 आपको पूछा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हम m1 m2 का मान निकाल सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का आप मान रख करके, यानी x बराबर वाला फार्मूला लगा करके m1 m2 का मान निकल गया। उसी तरह से y का अगर फार्मूला रखेंगे तो भी यही सेम चीज आएगा। ठीक है, एक अगर वैल्यू पता है x या y का तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन y का पता है कि 0 है, तो निकल गया। एक हमको पता होना चाहिए अनुपात निकालने के लिए। क्लियर? चलिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, चाहे माना जो भी आपको लिखना है, दिया गया है। क्या दिया गया है भैया, x1 बराबर में 1 और y1 बराबर में -5, x2 बराबर में हो जाएगा -4, y2 बराबर में हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर y बराबर में 0 दिया गया है, y बराबर में 0। तो इसे यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि y बराबर में क्या चीज होता है, m1 y2 प्लस में क्या चीज होता है, m2 y1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, m1 प्लस में m2। y का मान यहाँ 0, m1 का वैल्यू तो भाई पता ही नहीं है, y2 का वैल्यू जो है दोस्तों 5 है, m2 का वैल्यू m2 तो भाई पता ही नहीं है, y1 का वैल्यू -5 है तो -5 लिख देंगे, डिवाइडेड में क्या चीज हो जाएगा, m1 प्लस में m2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 इधर डिवाइड में, इधर गुना में जाएगा, 0 के साथ कोई भी चीज़ को गुना करते हैं 0 हो जाता है, कुल करके 0 बराबर में आ जाएगा 5m1 और m2 को गुना -5 से करेंगे -5m2 हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, -5m2 को इधर ले आइए तो हो जाएगा +5m2 इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, 5m1, या फिर इसी चीज़ को आप 5m1 इज इक्वल टू 5m2 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये m1 m2 को इधर ले आइए, ठीक है, बराबर में ये 5 है, इधर जाएगा ये 5 तो इधर हो जाएगा 5 से कम, यानी 1:1 आया, यानी m1 का मान जो है 1 और m2 का वैल्यू जो है दोस्तों आया 1, मतलब कि m1 इज टू में m2 इज इक्वल टू 1:1, यानी 1:1 में विभाजित कर रहा है कौन सा बिंदु, P बिंदु, किसको, AB रेखाखंड को। तो इस तरह से जो आप अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक भी यहाँ पर आपको पता है निर्देशांक x या y वाला मान तो फिर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर लगभग ये 4 जो है 3 के समान था। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये होमवर्क रहेगा आपको, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ पर ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। समझिए कि यहाँ पर एक वृत्त है और इस वृत्त में दोस्तों ए बी क्या है, व्यास है। ये है यहाँ पर ए और यहाँ पर ये है बी, यहीं पर कहीं पर होगा ओ मौजूद। ठीक है, यानी कि केंद्र होगा, ये भी क्या हो गया, व्यास हो गया, डायमीटर हुआ। अब दोस्तों ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, मतलब यहाँ इसको मान लीजिए x1 और y1। ठीक है, यहाँ पर इसको मान लीजिए x2 और ये है y2। ओके, व्यास है जिसका केंद्र, अब यहाँ केंद्र का वैल्यू जो है दोस्तों दिया गया है 2 - 3, यानी x और y का वैल्यू दिया गया है। चूंकि दोस्तों यह एक व्यास है जो त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब O से लेकर के B और O से लेकर के ये बराबर दूरी है, मतलब कि यहाँ पर अगर इधर मान लेते हैं 1 तो ये भी 1। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि दिया क्या गया है, सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई x का वैल्यू दिया गया है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर में 2 है, y बराबर में कितना है, -3 है, x2 का वैल्यू कितना है, x2, अच्छा वहाँ मान लिए है ना, जबकि यहाँ पर दोस्तों b का निर्देशांक 1,4 दिया गया है। ठीक है, b का निर्देशांक यहाँ जो है 1,4 दिया गया है, तो यहाँ 1 और 4 हो जाएगा। इसको मानने की क्या जरूरत है कि नहीं, यानी x2 का वैल्यू यहाँ पर 1 और y2 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 4, और m1 का मान भी है 1 और m2 का मान भी है यहाँ पर 1। ओके, ये सब चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है किसका, x1 का मान और फिर x2 का मान। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हम लोग जानते हैं कि x बराबर में होता है m1 x2 प्लस में होता है m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। x का वैल्यू आपको पता है, m1 का वैल्यू पता है, x2 का वैल्यू पता है, m1 m2 पता है, m2 पता है, तो x1 का वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, सारा मान रख देंगे तो यहाँ से x1 जो है कैलकुलेट करने के बाद निकल जाएगा। तो दोस्तों x1 का मान कितना होगा और y1 का मान कितना होगा, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। और एक चीज और है,
एक चीज़ और है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन से एक कंसेप्ट यहाँ पर और निकल करके आता है कि अगर मान के चलिए कि एक बिंदु यहाँ पर A है और एक बिंदु यहाँ पर B है, ठीक है, इसका अगर x1 और y1 है निर्देशांक, इसका है x2 और y2, ठीक है, और इसके बीचों बीच पर अगर P मौजूद है x और y, तो इसका निर्देशांक जो है ना, शॉर्ट में अगर आप बोलें तो P का निर्देशांक यानी x बराबर में क्या चीज जाता है पता है, ये x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, और y का जो है y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब ये कहीं से उड़ के नहीं आया है, जो आप लोग ये वाला जो याद किए ना, m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है, इसी से आया है भैया। यहाँ पर भी है 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 से गुना इससे करेंगे तो x2 ही आएगा, ये x1 ही आएगा, और 1 को गुना 1 से करेंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो बस यही चीज़ है। तो ये वाला आप शॉर्ट में चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी वो यूज हो सकता है। ये m1 m2 जो है आपको संदेह में डाल सकता है, ठीक है, इसीलिए उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह से आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन 5 ये है, 4 ये वाला है, 3 2, अच्छा ये हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है। और इधर दोस्तों कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं, यहाँ पर फॉर्मूला को प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है, अंतर विभाजन का भी और बाह्य विभाजन का भी, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंसेप्ट भी जो है स्पष्ट हो गया होगा, मुझे उम्मीद है, और साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। जब मिसलिनियस क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो फिर और भी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ये कंसेप्ट लेकिन ध्यान में रखना है, और जो क्वेश्चन जितना हम इस वीडियो में सॉल्व किए हैं वो सब के भी पकड़ आपके पास होना चाहिए, तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आप अच्छा से चिंतन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही।